सारे लोगों को समझ में आ गया रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मैन का मतलब क्या होता है बेसिकली? यस सर। यस सर। ओके फाइन, नो इश्यूज। तो ये जो चीज है आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हमेशा हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ना कि रूल ऑफ मैन की। रूल ऑफ मैन का मैंने एग्जांपल दिया और रूल ऑफ लॉ का भी दिया। अब रूल ऑफ लॉ क्या है वो बात आपको समझ में आ गया कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। लॉ सबसे ऊपर है, बाकी कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहां पे कहता है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन मस्ट अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर ग्रांटिंग अ स्पेशल स्टेटस टू जुडिशरी। अब ये क्वेश्चन ये है कि आखिर जुडिशरी को ही स्पेशल स्टेटस क्यों, जुडिशरी को ही स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, संविधान बनाने वाले जुडिशरी पे ज्यादा ट्रस्ट क्यों किए हैं, क्या कारण है? वही कारण को यहाँ पे बता रहा है अलग अलग पैराग्राफ में, और यही कारण को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तब आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा कि आखिर कौन ज्यादा पावरफुल है और किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। पहला जो कारण यहाँ पे कहता है, देखिए क्या है, कहता है कि जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज लिंक्ड टू इट्स रोल एज द वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी। वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी। अब मुझे वॉच डॉग से एक कहानी याद आती है। इन्होंने राम जेठमलानी साहब का, यदि आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रख्यात विख्यात वकील रहे हैं। तो उन्होंने जब राजीव गांधी का गवर्नमेंट था, उन्होंने अपने बुक में लिखा है ये बात को, जब वो राजीव गांधी का गवर्नमेंट था तो क्या करते थे जेठमलानी साहब, लॉयर थे, यंग लॉयर थे, और लॉयर्स जो होते हैं उनके पास अच्छा खासा पावर होता है। उनके पास ये होता है कि यदि वो समाज में किसी तरीके की गलत चीजें देख रहे हैं, उनको ये नोटिस इशू कर सकते हैं, उनको लीगल नोटिस इशू कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। इवन हद तो तब हो जाती है, जब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी लॉयर्स और पुलिस, दिल्ली पुलिस में जब कन्फ्लिक्ट हुआ था आपने देखा, और उस समय दिल्ली पुलिस हजारों की संख्या में, 13,000 12,000 जितने भी इतने पुलिसकर्मी थे, सारे लोग पुलिस हेडक्वार्टर के पास इन्होंने जाम किया और इन्होंने कहा कि लॉयर से हमें प्रोटेक्ट कीजिए, ये मुझे मार रहे हैं, यह काम नहीं सही से करने दे रहे हैं। ठीक है, इस पार्टिकुलर चीज के लिए, इस पार्टिकुलर इशू के लिए, जिसमें इतने हजार हथियारबंद जो मतलब दिल्ली पुलिस के लोग थे, ये एक जगह एकत्रित हुए। इसमें से एक लॉयर थे, वो डीजीपी को नोटिस जारी कर दिया कि आप मुझे 7 दिन के अंदर मुझे बताइए कि इस तरीके का काम क्यों हुआ। ये जो बात आप कर रहे हैं स्ट्राइक की, पुलिस फोर्सेस स्ट्राइक नहीं कर सकती, और ये 50 तरीके का लॉ गिनवा दिया उसमें, इसका वायलेशन है, आप 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, अदरवाइज मैं आप पे लीगल कार्रवाई शुरू कर रहा हूं। तो लॉयर्स का समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए बात दिया, पहले भी गांधी जी से लेकर के, आप नेहरू से लेकर के, जिन्ना से लेकर के, जहां तक देखना है आप देख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ भारत को ही नहीं, आप भारत को छोड़ करके किसी और देश का देख लीजिए, लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। इसका कारण यह है कि समाज लॉ से ही चलना है, लॉ नहीं होगा तो समाज नहीं चलेगा। लॉ बनाने के लिए लॉ के जानकार को रखना ही पड़ेगा। तो उन दिनों जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो मर्जी था वो अपने तरीके से कर रही थी, तो जेठमलानी साहब उनको हर दिन क्या करते थे, एक एक लेटर लिख देते थे। लेटर लिख देते थे। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा था मैंने या नहीं? हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो लेटर लिख देते थे उनको, तो गवर्नमेंट अब परेशान था उनसे, लॉयर था, वो हर दिन लीगल नोटिस जारी कर देते थे, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, इस एक्ट का वायलेशन हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, केस पे केस फाइल किया जा रहा है। तो फ्रस्ट्रेट हो गए राजीव गांधी जी, और अपने भाषण में, अपने स्पीच में उन्होंने जिक्र किया कि कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला कि हम हाथी हैं। तो कहते हैं कि जब हाथी चलता है तो कुछ कुत्ते हो गए हैं हमारे देश में, वो भौंकते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ वो लेटर भेज देते हैं और ये लीगल नोटिस इशू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें की थी। और अगले दिन जब जेठमलानी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वो हुआ, तो उन्होंने कहा कि बात तो सही की है प्रधानमंत्री, बात बिल्कुल सही कहा कि हाँ आप हाथी हैं और हम कुत्ता ही हैं, बट वी आर वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी। हम वैसे कुत्ता हैं जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, डेमोक्रेसी को हम पकड़ के रखते हैं, देखते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि आप उसको चोरी करके लेके चले जाएं कुछ, क्योंकि भ्रष्ट गवर्नमेंट है आपका इसलिए तो उसको देखने के लिए कुछ कुत्तों का चयन तो जरूरी है कंट्री में। और तो मैं आपको स्किल बता रहा हूं, देखिए किस तरीके से चीजों को उन्होंने लिया।
एक बंदा कह रहा है कि तुम कुत्ता हो और दूसरा बंदा कह रहा है कि हाँ मैं कुत्ता हूं, लेकिन किस पर्पस के लिए मैं कुत्ता बना हूं उसके बारे में वो चर्चा किए हैं। और ये वॉच डॉग से मुझे ये बात याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो कहता है कि जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज लिंक्ड टू इट्स रोल एज द वॉच डॉग इन द डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी सुरक्षित रहे, हम घर में कुत्ता पालते हैं, आसपास कुछ भी होता है तुरंत भौंकने लगता है, तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना। तो कहता है कि जुडिशरी का इंपॉर्टेंस इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को डर है कि ऐसा भी समय आ सकता है जब डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो दो स्ट्रक्चर इन्होंने बात की, लेजिस्लेचर और इसके बारे में, इस पे इतना भरोसा नहीं किया इन्होंने। क्योंकि भरोसा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उसमें भरोसा किया ही नहीं, लेकिन यदि इतना एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं जुडिशरी के बारे में, तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं। मेरे कहने का यह मतलब हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये वॉचडॉग डेमोक्रेसी है, मतलब उनको पता है कि ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है जब डेमोक्रेसी डेमोलिश हो जाएगा, जैसा हो रहा है आज के डेट में। डेमोलिश खत्म कर दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और उस सिचुएशन में डेमोक्रेसी को बचाने वाला यदि कोई होगा तो सिर्फ कोर्ट ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पार्लियामेंट गवर्नमेंट के अंदर होगा, एग्जीक्यूटिव उनके एक तरीके से उनके ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकते, उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, तो आखिर डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा। और यदि कोई ऐसा गवर्नमेंट आ गया जो सरफिरा हो, कुछ भी कर दे, तो फिर कैसे काम होगा। और इसीलिए इसको स्पेशल स्टेटस दिया कि यू आर वॉचडॉग ऑफ द डेमोक्रेसी, और इसीलिए आपको मैं इंडिपेंडेंट बना रहा हूं। नथिंग डूइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि लॉ के इन अकॉर्डेंस में काम नहीं हो रहा है, आपके पास पावर दिया जा रहा है, आप उन तमाम लॉज को उखाड़ करके बाहर फेंक सकते हैं, आपका जो है वो भी लॉ माना जाएगा, आपके पास ये पावर दे देते हैं। तो ये क्या कर दिया, इनके पास ब्रह्मास्त्र दे दिया इनके पास, कि समय आने पे, ऐसा नहीं कि हमेशा ब्रह्मास्त्र चलाने लगो, समय आने पे इसका उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इट मॉनिटर्स एंड मेंटेन्स द चेक एंड बैलेंसेस ओवर द अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बोल रहा है कि जो अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इस पे चेक एंड बैलेंस करता है। मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को इतना शक जरूर है कि कुछ ना कुछ घपला यदि कोई करने वाला है, ज्यादा कुछ ना कुछ पंगा करने वाला, कुछ ना कुछ करप्शन करने वाला, चाहे मॉनेटरी टर्म में करे या काइंड टर्म में करे या किसी और टर्म में करे, तो ये हाईली प्रोबेबल ज्यादा कहां है, ये जो गवर्नमेंट है और ये दूसरे वाले जो एग्जीक्यूटिव है, यहां पे ज्यादा है। तो इसको बैलेंस कौन करेगा, चेक कौन करेगा, इनको रेगुलेट कौन करेगा। ये कुछ भी होगा, किसी भी सिटीजन को मार देंगे, किसी को पकड़ देंगे, किसी का रेप कर देंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, कौन इसको चेक करेगा, जुडिशरी। इसीलिए इनको स्पेशल स्टेटस दिया है, ठीक है। कहता है कि 10 जुडिशरी इमर्जेस एज अ मीडिएटर when any organ of the government exercises excess power। मतलब यहां पे ये भी कह रहा है, ये भी चांस है कि एक्सेस पावर यूज कर सकता है। मतलब देखिए आपको साफ साफ झलक रहा है कि यहाँ पे ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे इन्विसाज किया गया है, यहाँ पे सोचा गया है। आप संविधान के निर्माताओं का दूरदर्शिता देखिए, फोरसाइटेडनेस देखिए, उन्होंने ये इन्विसाज कर दिया कि एक्सेस पावर भी ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो इसको कौन रोकेगा, जुडिशरी। विच टेंड्स टू वायलेट द लार्जर सोसाइटल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखिए सारी चीज उन्होंने जो सोचा आज वही हो रहा है। आज इंडिविजुअल फ्रीडम यदि दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। कौन बचा रहा है, जिस भी लेवल पे बचा रहा है, जुडिशरी बचा रहा है। तो जो इन्होंने सोचा था वो एग्जैक्टली काम हो रहा है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है डिफरेंट समय पे, सिचुएशन पे, ये सारी चीजें। कहता है फॉर इंस्टेंस, ये एग्जांपल दे रहे हैं, द इंडियन पुलिस हैज एक्सटेंसिव पावर फॉर क्राइम डिटेक्टिंग एंड गैदरिंग एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स। एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ेंगे, उसमें क्या है, जो पुलिस है, आईपीएस है, उनके पास बहुत पावर है, बहुत सारा पावर दिया गया है कि कैसे एक्यूज को पकड़ना है, कैसे अरेस्ट करना है, क्या करना है, किस तरीके से हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, इन तमाम चीज के बारे में यहाँ पे दिया गया पावर। अब देखिए क्या कहता है, gather best evidence of the crime. However, such powers should not impinge upon the rights of the accused or the suspected criminal। बोल रहा है कि जो क्रिमिनल्स एक्यूज्ड हैं, मतलब जो एक्यूज्ड हैं या सस्पेक्टेड हैं, उनके राइट को वायलेट नहीं करे, वो अपना काम करे, उसको करने में कोई इशू नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राइट्स ऑफ अदर एक्यूज और सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स। समझ में आ गया बात को। सस्पेक्टेड है डजंट मीन कि आप उसको मार देंगे, आप उसको इनकाउंटर कर देंगे, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम रूल ऑफ लॉ से वायलेट हो रहे हैं जब भी हम इनकाउंटर की बात करते हैं। अभी हैदराबाद में इनकाउंटर हुआ, ये जो डॉक्टर जो थी, वेटनरी डॉक्टर, उनका जो एलिज्ड, ऐसा माना गया कि उन्होंने रेप किया, पुलिस ने बोला,
ऐसा, ठीक है, हम क्यों माने ये बात को, क्या पता वो नहीं किया हो, कौन जानता है। मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि उसका रेप कर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं, वो बहुत खराब बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी को चार को पकड़ के गोली मार देते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि वो चारों ने रेप किया? क्या पता जो रेप किया वो अभी भी घूम रहा हो मार्केट में, पैसा वाला हो, पैसा खिला दिया आपको, कैसे पता चलेगा ये चीज? तो रूल ऑफ लॉ को आप क्या कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे रूल ऑफ मैन हो गया, चार पुलिस वाले डिसाइड कर लिए किसको मारना है। कौन होते हो डिसाइड करने वाले? एग्जीक्यूटिव के पास पावर कौन दे दिया डिसाइड करने का? है ही नहीं पावर। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो बढ़िया अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी हो, आईएएस ऑफिसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, अपने आप काम से काम देते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अपना जो काम है बस उसी लिमिट में काम करेंगे, बाकी जिसको डिसाइड करना वो काम करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं नवयुवक जो होते हैं कि नहीं हमें जस्टिस देना, अरे भैया आईएएस का काम जस्टिस देना नहीं है, यू आर नो वन टू डिलीवर जस्टिस। जस्टिस डिलीवरी का काम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आपको नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसको दिया है? जुडिशरी को दिया है। तो जो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। लेकिन इंटरव्यू यदि आप देखेंगे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर का, हमें जस्टिस दे रहा है जी, अरे भाई दिमाग खराब है क्या? जब काम ही नहीं है जस्टिस देना तो जस्टिस कैसे दोगे आप? तो वो वाली बात है। आप ये सारे क्वेश्चंस जो बुनियादी क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको यदि आप समझ लेंगे तब आपको जो है आगे भी पिक्चर क्लियर होगा। जहां कहीं भी जाएं, जिस भी जॉब में जाएं, फर्क नहीं पड़ता, एक अलग से अलग तरीके का अप्रोच होगा आपका, ठीक है, क्योंकि चलना तो लॉ का ही है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। हाउएवर सच पावर शुड नॉट बी, ये तो हो गया, एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी कोर्स्ड इनटू गिविंग अ स्टेटमेंट पॉइंटिंग टू हिज हर गिल्ट। The right has been constitutionally guaranteed to the accused under Article 20 subclause 3 of the Constitution। ये कहता है, इसमें एक ही एग्जांपल दिया है कि जब पुलिस पकड़ती है तो ऐसा अनगिनत केसों में देखा गया है कि जबरदस्ती उसको बोलते हैं कि तुम कबूल करो, तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्ही ने ऐसा किया है। अग्नू निगेसिया का केस मैं बता रहा हूं, बिहार का केस है, स्टेट ऑफ बिहार, अग्नू निगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एविडेंस लॉ में आप पढ़ेंगे, लॉ में आकर के ये बंदा 8 लोगों को, अपने परिवार वालों को कत्ल कर दिया, मार दिया, ठीक है, कत्ता से काट दिया, जो होता है ना कत्ता बिहार में चलता है, उसको कत्ता बोलते हैं, उससे काट दिया, सबका गला रेत दिया, और उसके बाद सबको मार करके फेंक दिया, और कत्ते को जो है तलवार टाइप का होता है, और उसको जाकर के खेत में छुपा दिया, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या होता है, यहां पे क्या हुआ कि पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया कि भैया, और जब इतना करने के बाद खुद ही पुलिस स्टेशन गया, बोला कि देखो ऐसा है कि मैंने 8 लोगों को, 7 या 8 लोग थे, 7 या 8 लोगों को मार दिया है। पूछा पुलिस कैसे मारा जी? बोला कत्ता से काट दिया उसको। कहां कहां रखा? तो बोला कि देखो ये वाला लाश उस रूम में है, वो वाला उसमें है, वो वाला उसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इस झाड़ी में। तो बोला कत्ता कहां है, किससे मारा? बोला वो खेत के अंदर गड़ दिए। वहां भी जाकर के देखा, वो हो गया। और इसी चीज को, ये जो चीज है, पुलिस को बताया गया, पुलिस को बयान दिया गया, और पुलिस जो है वहां के जो लोकल कोर्ट्स थे, इसी बात पे उसको कन्विक्ट कर दिए। उसको क्या हो गया? जेल दे दिया गया, ठीक है। हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, हाईकोर्ट ने भी उसको आजीवन कारावास का सजा सुना दिया, कर दिया। सबको अच्छा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा किया जी। देखिए लॉ की टेक्निकलिटी कहां पे आती है। अब कोई हमारे आपके जैसे लॉयर साहब गए, पता चला उनको, और अप्रोच किया वो बंदा, और उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है, मैं तुमको बचा लूंगा यहां से। अब आप सोच रहे होगे सर ये कैसे, क्या बात कर रहे हो आप? 8 लोगों का खून किया है, खुद कबूल कर रहा है, तो कैसे बचा लेंगे? जब आप एविडेंस लॉ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा क्या एडमिसिबल है, क्या एडमिसिबल नहीं है, किसको बयान देना जरूरी है, किसको नहीं देना है। पुलिस के पास दिया गया बयान का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो एविडेंस लॉ है, हमारा सीआरपीसी है, हमारा और तरीके का जो लॉ है, पुलिस पे विश्वास ही नहीं करता। ये जो सेक्शंस है, आगे एविडेंस लॉ जब मैं पढ़ाऊंगा तब चीजें और क्लियर होगी, वो देख करके तो यही लगता है पुलिस के पास दिया गया बयान का कोई वैल्यू नहीं है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं अभी दिल्ली जो ये जो नामनी वाला जो रेप केस हुआ है, उसमें पुलिस जो है, यदि आप देखेंगे एक एपिसोड बना है उसमें दिल्ली क्राइम करके, उसको यदि आप देखेंगे नेटफ्लिक्स या कहीं इस तरीके पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना चाहिए, बहुत चीज सीखेंगे उससे। तो उसमें क्या हुआ कि जब स्टेटमेंट देखा है कौन? कोमल देखा है, आपने देखा है? तो ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब उस लड़की, वो जो लड़की जब हॉस्पिटल में होती है इंडिया में, तो जब उसका बयान लेने की बात आती है कि कौन वो क्या
क्या हुआ उसके साथ कौन रिकॉर्ड करेगा? तो यहाँ की पुलिस जो है मजिस्ट्रेट करते हैं, मजिस्ट्रेट करते हैं ना, उसके पीछे यही कारण है कि फिर से क्या होता, पुलिस के पास दिया गया बयान कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो डाइंग डिक्लेरेशन था, थोड़ा अलग था, लेकिन सबसे मोस्ट रिलायबल जो माना गया है वो जज माने गए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट माने गए हैं, ना कि डीएम साहब, आपके सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब। ये सब का लॉ के नजर में कोई मुराद इस तरीके से ट्रस्टवर्दीनेस में नहीं है, ऐसा माना गया है। और सिर्फ ऐसा माना ही नहीं, पुलिस ये सिद्ध भी की है। अब मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, आपको हो सकता है कहीं नहीं मिले, आपको रिलेट करने में समस्या आए। कुछ लोग तो पता नहीं चल रहा होगा कि सर क्या बता रहे हो यार आप, मैं सब दिन से तो यही पढ़ रहा हूं कि ये सब हाईली रिलायबल है, और आप बोल रहे हैं कि रिलाई नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल देता हूं। अभी केस में जो रेयन इंटरनेशनल का मामला हुआ, सबसे हाईलाइटेड मामला था। इसमें क्या हुआ, इसमें दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एक ड्राइवर को बना दिया और ड्राइवर से कबूल भी करवा दिया कि हाँ साहब मैंने ही बच्चे को मारा है। अभी बहुत हाईलाइटेड केस था रेयन इंटरनेशनल का, नोएडा कहीं होगा, ठीक है। अब जो है मजिस्ट्रेट साहब होंगे, कोई होंगे सन की क्या मतलब, कोई रीजनेबल प्रूडेंस का भी मजिस्ट्रेट साहब होंगे। मजिस्ट्रेट की बात मैं कर रहा हूं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डीएम की बात नहीं करता मैं, ठीक है। डीएम का जब होगा तो मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बोल दूंगा, ठीक है। सीआरपीसी में ज्यादा पावर उस तरीके का नहीं दिया गया डीएम को। तो अब जो है क्या हुआ कि ये मान लिया उसको जेल भी वो होने ही वाला था। यदि वो जज साहब थोड़ा भी उसको बस कलम चला देते तो हो गया, फिर जाओ जिंदगी भर सड़ते रहो। लेकिन वो जज साहब जो, उनको लगा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, बोले नहीं मैं नहीं मान रहा, तुम बोल भी दो, तुम एक्सेप्ट भी कर लो, मैं नहीं मान रहा तुम्हारा, मेरे पास पावर है, मैं नहीं मान रहा, तुम प्रूव करोगे अब कि मैं नहीं मारा है। अब उस सिचुएशन में जज साहब जो है डिनाई कर दिया उसको इस चीज को एक्सेप्ट करने से कि उसने ही मारा है, जबकि वो खुद बोल रहा है, पुलिस के दबाव में बोल रहा है। तब जाकर के बाद में पता चला कि पुलिस उसके बीवी बच्चों को सब पे बंद करके रखा था कि तुम नहीं बोलोगे तो सबको मार देंगे। कैसे होगा? तो पुलिस पे क्यों रिलाई किया जाए जब इस तरीके की चीजें हो रही है? बाद में जब पता चला तो पता चला कि उसका जो साथी है, बच्चा ही मार दिया था उसको चाकू या पता नहीं किसी तरीके से, ड्राइवर निर्दोष था। तो पुलिस का आप कुकर्म देखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही ना लॉ बनेगा। लॉ इसीलिए आप पे कहता है कि रिलाई नहीं। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, और भी प्रोविजंस हमारे पास है, मैं सेपरेट कभी वीडियो बनाऊंगा, मैं आप लोग जरूर देखिएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो पुलिस पे विश्वास करने के लिए आम जनता को मना करते हैं कि मत करो विश्वास। सबसे ज्यादा अनरिलायबल पर्सन यदि कोई है तो पुलिस है। मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी बात नहीं है, लॉ की बात है। मैं लॉ को समझाऊंगा जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको छोड़िए, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि यहां पे देखिए क्या कहता है, सब क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20, इसमें देखिए क्या कह रहा है, द राइट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड टू द एक्यूज्ड अंडर आर्टिकल दिस 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। मतलब ये संविधान बनाने वालों को पता है कि पुलिस क्या करेगा, जबरदस्ती उसको क्या करेगा, जबरदस्ती उसको मनवा लेगा कि हाँ मैंने ही किया, जैसा रेयन इंटरनेशनल में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो उस केस में इन्होंने बोला कि आप कंपेल नहीं कर सकते किसी को, यदि कोई एक्यूज्ड है यू कैनॉट कंपेल। और यहां पे लॉयर्स का जो रोल है यहीं पे आपको पुलिस से बचाती है। जैसे ही ये वाला चीज आएगा आपके पास, इससे पहले दे दिया कि इसके बाद आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, उसमें कहा कि भाई जो भी एक्यूज होंगे उसके पास फंडामेंटल राइट है कि उनका लॉयर हो, किसी भी लॉयर ऑफ हिज चॉइस। मैं आगे बढ़ाऊंगा जब एडवांस रूप में, तब मैं बताऊंगा ये सब चीज को। तो लॉयर जब वहां खड़े रहेंगे ना, तो पुलिस कुछ मतलब उस तरीके से जो लॉ के सोचते हैं कि वो जानकार हैं और कुछ भी कर लेंगे, वो चीजें नहीं चलेगी उनकी। तो एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट किया। रुक जाइए, अभी लास्ट में पूछेगा, ठीक है। ये किया है मैंने, जो अग्नु डिग्रेसिया की बात मैंने कर रहा था, लास्ट में उसको सुप्रीम कोर्ट को छोड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया उसको, और ये कहा कि ये पुलिस का जो है निकम्मापन है। पुलिस के पास इतना दिमाग नहीं है कि जब हम बयान लेते हैं तो मजिस्ट्रेट को बुला लेते, आप मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते, आप अपने बयान पे लेकर के उसी पे उसको कन्विक्ट करवा दिए, और उस समय के जज भी वहां जो लोअर कोर्ट के थे ये चेक नहीं किया, और कई साल बाद जाकर के उसको बरी किया गया, क्योंकि तब तक सारे एविडेंसेस खत्म हो चुके थे, सारे एविडेंसेस खत्म हो चुके थे। यदि पुलिस उस समय ढंग से कार्रवाई करता, यदि जज के पास ले जाता उसको, तो शायद वो
अभी जेल में होता या फिर फांसी होती, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिया क्योंकि कोर्ट जो है लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, एविडेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। जब बिहार पुलिस ने ये बोला कि सर इसको नहीं छोड़िए, ये 8 लोगों का हत्यारा है, कोर्ट ने कहा हाँ मुझे पता है कि ये हत्यारा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। आपको एविडेंस लेके आ जाओ, मैं इसको अभी सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और सजा दूंगा। लेकिन तब तक तो सारे एविडेंस को खत्म कर दिया था पुलिस की नाकामी से हुआ। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता होती है क्योंकि आम लोग लॉ से वाकिफ नहीं होते। आप पूछिए क्या पूछना है आपको। सर जैसे कि आपने भी बताया कि पुलिस नोएडा वाला जो केस था उसमें पुलिस ने जो है जबरदस्ती उनसे जो है बयान दिलवाया था और फैमिली वगैरह को जो है उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ था, तो सर पुलिस का अगेंस्ट भी सर कुछ इसमें कार्रवाई हो सकती है, होती है, बिल्कुल कोई होती प्रोविजन है, है सर? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है, पुलिस को सर्विस से निकाल देता है कई बार। अरे अभी तो एग्जांपल है सर, अभी आप न्यूज़पेपर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 6-7 महीना 8 महीना देख लेना आप न्यूज़पेपर में, उत्तराखंड के 2 नए नवयुवक IAS ऑफिसर, नवयुवक मतलब यंग थे, मतलब यंग बनते हैं तो थोड़ा सा वो चीज होता है, हर प्रोफेशन में होता है, उसमें कोई इशू नहीं। अब वो उत्तराखंड में थे, एक मैडम थी, लेडी थी, दोनों अनमैरिड, और कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें यह बताया गया था कि एक पार्टिकुलर डिस्प्यूटेड वो था, घर था, हाउस था, और उस हाउस को कोर्ट ने बोला था कि अभी 3 दिन तक इसको कुछ नहीं करना, तोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है, इसको छूना भी नहीं है। डिमोलिश का ऑर्डर पास किया था लोअर कोर्ट, लेकिन ऊपर की अदालत ने बोला कि इसको 3 दिन तक, अभी जब तक मैं ना बोल दूं इस पे कुछ नहीं करना। लेकिन IAS ऑफिसर तो वही बात है, उनको लगा रहे यार ठीक है हम यहीं पे डिसीजन दे देते हैं। उन्होंने घर को तुड़वा दिया, उन्होंने घर को तुड़वा दिया 3 दिन का वेट किए बिना तुड़वा दिया उस घर को, और डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ। और उसमें जो उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब थे, और उन्होंने जब इसको दोनों को बुलाया यहाँ, उनको जब समन किया IAS ऑफिसर को, तब उनको समझ में आया कि अब हम क्या गलती कर दी है, हम टॉप कोर्ट के ऑर्डर्स को क्या कर दिए, वायलेट कर दिए। उनको लगा कि अरे यार क्या ही फर्क पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब यहाँ वो आए तब उनका पसीना छूट गया, जब कोर्ट में वो हाथ जोड़ के बोल रहे थे मिलॉर्ड गलती हो गया हमसे, आगे जिंदगी में कदाप नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, कभी ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए, अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुआ है। तो ऑन रिकॉर्ड में जस्टिस गोगोई साहब लिखते हैं कि DM साहब यदि सिर्फ हम ये भी बात लिख दें कि आप गलती को स्वीकार कर लिए कि आपने गलती करी है, तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। लेकिन मैं नहीं चाहता कोई यंग ऑफिसर का जिंदगी को खराब करना, इसीलिए मैं आपको एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं। छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि यंग थे, उतना आइडिया नहीं था, लेकिन आइडिया होना चाहिए। आप DM है, कोई छोटा मोटा पद तो होता नहीं है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि आपको हर किसी को लॉ को फॉलो करना है, और यही रूल ऑफ लॉ का एग्जांपल है। ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर में आप जब देखिए तो आप रिलेट करने का प्रयास कीजिए कि कहां पे किस तरीके से इसको रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज समझ गए, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 आप समझ गए। ठीक है, ये जो रूल अगेंस्ट सेल्फ, इसको बोलते हैं रूल अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने अगेंस्ट क्या करो, ये अपने अगेंस्ट ही बोल दो कि हाँ मैंने ही क्राइम किया, जैसे अग्नू निगेसिया के केस में किया था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, करवा दिया उसको जबरदस्ती कि हाँ हमने ही किया। अरे उस समय टेम्पोररी तो जेल में चले गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, सुप्रीम को छोड़ दिया। अभी रेन इंटरनेशनल मामले में देख लीजिए क्या हुआ, उसको एक्सेप्ट करवा लिया, बाद में फिर उसको छोड़ दिया। और आपने पूछा कि पुलिस पे कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस पे होती है कार्रवाई, आपका पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाता है, पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाता है। कोई आपका प्रमोशन का सारा जिंदगी खराब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है प्रमोशन का। यदि आप एक बार भी कंटेम्प्ट के इशू में फंस जाते हैं, एक बार अनलॉफुल एक्टिविटी कर देते हैं, कोर्ट कोई ऑर्डर कर देता है, कोर्ट यदि कोई रिमार्क आपके अगेंस्ट दे देता है, वो हमेशा आपके डोजियर में कैद हो जाता है। और जब भी आपका प्रमोशन होगा ना, वो आपको भूत की तरह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला वो, क्योंकि जब प्रमोशन होता है आपकी फाइलें जो है ना बड़े बड़े फोरम पे जाती है, और फाइल में जब लगा रहेगा ना कि दिस पर्सन हैज वायलेटेड द लॉ, तो आपको बड़ा कैसे बना जाएगा, कैसे आपको प्रमोट किया जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है आगे यंग ऑफिसर को। दुर्भाग्य है हमारे कई जानकार जो सिविल सर्विस में हैं, और मैं जब पूछता हूं कि सर किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग का मापदंड उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है।
और रिगरस होना चाहिए, और लॉ का सब्जेक्ट उसमें बहुत कम है, उसको इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ को ही डील करना होता है। और एक और बात है कि जो आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, एक बार सेलेक्ट होने के बाद लोड लेना छोड़ देते हैं। उनको लगता है सेलेक्ट हो गया, घंटा फर्क पड़ने वाला, मेरा क्या फर्क पड़ने वाला, कोई हटा तो सकता नहीं है, बाकी मौज करेंगे। वो सरकारी नौकरी वाली जो फीलिंग होती है ना, तो सही से सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो स्थिति है बहुत बद से बदतर है। अभी मैं यहाँ पे गया था आदर्श नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने, एक था मैटर, उसमें करीब 6 महीने पहले, मेरे फेसबुक उस पर मिल जाएगा आपको पूरा एफआईआर का कॉपी। यहाँ एसएसपी रैंक के अधिकारी आए, उनको भी लॉ नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, 2 साल पहले की बात है, तो उनको भी नहीं पता था। फिर उनको पूछना पड़ा और बहुत सारा चीज पूरा ताम झाम करके 2 बजे रात में किया। ये इस तरीके से चीजें चलती है, कैसे चलेगा काम? बट चलो कोई बात नहीं, देश है, चल रहा है तो चलने दीजिए। तो इससे इफेक्ट होता है। अभी ये एग्जांपल छोड़ दो, अभी आप देखिए यूपी का एग्जांपल देखिए, अभी एनएसए लगा दिया उस पे, और देखिए हाईकोर्ट का उसका रूलिंग देखिए, और क्या ऑर्डर पास किया है कि डीएम साहब क्या कर दिया, क्यों लगा दिए एनएसए, कोई जरूरत नहीं था, दिमाग नहीं है आपके पास, क्या यूज कीजिए। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। देखिए मैं किताब से ज्यादा मैं आपको थोड़ा इसलिए जानबूझ करके बताता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट आए, लॉ में इंटरेस्ट आए, और एक बार इंटरेस्ट आ गया ना तो फिर कोई पढ़ाने वाला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज ये बोरिंग लगेगा, पूरा पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बोरिंग ना लगे इसलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो देना सही है। यदि आप में से किसी को ऐसा लगता है कि एग्जांपल नहीं, फटाफट आप सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, मेरे लिए आसान बात है, मैं फटाफट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली मुझे बता देना, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन था, पूछिए। जैसे आपने कहा कि पुलिस को दिया गया बयान वो एडमिशनेबल नहीं होता, मतलब वो माना ही नहीं जाता, तो सर कई बार ना वो पुलिस वाले दस्तखत करवा लेते हैं बयान लेने के बाद, तो क्या वो भी वैलिड नहीं रहता? देखिए दस्तखत कराते हैं, उसका कारण है, वो ऑथेंटिसिटी के लिए होता है कि यही बंदा ने किया है। मान के चलिए कल को वो बंदा बोलता नहीं जी मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया था, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे ऐसा? क्योंकि उसका कोरोबोरेटिव वैल्यू होता है। कोरोबोरेट किया, कोरोबोरेशन मतलब होता है कि मान के चलिए कि 4 तथ्य है, अलग अलग 4 तथ्य है, टेक्निकल टर्म है, 4 अलग अलग तथ्य है, तो कोर्ट का काम होता है कि चारों को यदि लिंक हो जाए, चारों बातें यदि लिंक हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है कि यही बंदा ने ऐसा किया। पुलिस को भी वही बात बोला, मजिस्ट्रेट को भी वही बात बोला, किसी और फोरम से पता लगा कि यही बात बोला, तो क्या हुआ, यदि लिंक करेंगे तो वो चीज हो जाएगी। और कई बार जब हम एफआईआर कराने जाते हैं तो साइन करना पड़ता है, ऑब्वियस, कैसे पता चलेगा कि कौन एफआईआर करा रहा है, तो साइन तो करोगे। तो वो वाली चीज है, बयान और एफआईआर में भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं लोग, कोई बात नहीं, उसमें जो लेता है उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि हाँ भाई आपने ही ये दिया है, लेकिन उसी पार्टिकुलर बयान को यूज करके किसी को कन्विक्शन दे दिया जाए, ये आई एम अफ्रेड, ये वाली चीज जो है लॉ अलाउ नहीं करता है। लॉ अलाउ नहीं करता है कि पुलिस के द्वारा, पुलिस के पास दिया गया बयान के बेसिस पे, सिर्फ उसी बेसिस पे किसी को कन्विक्ट कर दो, किसी को जेल दे दो, किसी को फांसी का सजा सुना दो, ये लॉ इसकी इजाजत नहीं देता है। तो दोनों अलग अलग चीज है। कोरोबोरेटिव वैल्यू है, कोरोबोरेशन होता है। यदि मजिस्ट्रेट नहीं रहते, जैसा कि कोमल ने बताया कि सर जब उन्होंने देखा ये वाला, तो उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट साहब ने बयान लिया, उसका डेथ, जो लड़की थी जब एम्स में थी भर्ती, तो मान के चलो कि मजिस्ट्रेट नहीं होते, हो सकता है मजिस्ट्रेट नहीं होते उस समय, हो सकता है डॉक्टर के पास बयान दे सकती थी, हो सकता है आईएएस ऑफिसर को बुला लिया जाता, लेकिन फिर भी पुलिस से परहेज किया जाता है कि पुलिस को छोड़ करके आईएएस यदि आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, तो फिर भी उस पर पुलिस से ज्यादा भरोसा है, पुलिस से ज्यादा भरोसा है, ठीक है। इसीलिए कई बार मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराया जाता है, आईएएस ऑफिसर करते हैं, ठीक है। कई बार एसडीएम साहब चालान काटते हैं, अभी आपको पता चला होगा एसडीएम साहब ने चालान काट दिया एक लॉयर का और 10 लाख का मुआवजा की मांग कर रहे हैं अब, ठीक है। तो वो होता है, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, वो चीज है। आगे बढ़े। जी सर। ठीक है। कहता है कि जुडिशरी स्टेप्स इन कहता है जुडिशरी स्टेप्स इन जब आ जाता है, कब आ जाता है, इन व्हेन सच डेलिकेट इंटरेस्ट आर एट loggerheads. Similarly, when there is a thin line of difference, as in case of police exercising their power to gather witness in the exercise of legitimate and access right of the state organ, the role of judiciary becomes vital.
जरूरी हो जाता है। ये सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पुलिस की मर्जी चलेगी तो फिर किसी को वो मार पीट करके वो करवा देंगे। तो लॉ प्रिवेल करे, एक्यूज का राइट भी प्रोटेक्टेड हो, इसलिए जुडिशरी को ये काम दिया गया है। दूसरा बात करता है, पहला ये इतना देर से पहला ही चल रहा था, दूसरा क्या है कारण, वो कहता है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट constitutionally guaranteed freedom such as freedom to speak in public or peacefully assemble are interpreted as per the true constitutional philosophy. Judiciary has been kept free from any external pressure. Judiciary has been kept free from any external pressure. अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मतलब मान के चलो कि केस किसी जज के पास है, अब उसको कोई फोन करके नहीं बता सकता है कि भैया ऐसे कर देना, जरा इसको थोड़ा देख लेना। जैसे एसपी को तो फोन कर देते हैं ना मंत्री साहब, अरे एसपी साहब जरा देख लीजिएगा, मेरा एक कोई चला गया है कार्यकर्ता, इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। किसी का मजाल है जज के पास करके देखिए। मेरा एक दोस्त था अभी कुछ दिन पहले आर्म्स एक्ट में कट्टा रखने के जुर्म में पकड़ा गया। कट्टा वो रखा नहीं था, उसका जो गाड़ी था ना कार, उस कार में कोई डिस्प्यूटेड लैंड था और उसमें वो कार को वहां ओपन छोड़ करके चला गया था, मतलब विंडो ओपन ही छोड़ करके चला गया था, पता नहीं कुछ ऑटोमेटिक कुछ इस तरीके का था। अब वो गया साइड पे और वो वहां से लड़ाई हो रहा था तो वहां मैनेज करने के लिए, और तब तक गांव वाले क्या कर दिए, इसके गाड़ी में जानबूझ करके कट्टा रख दिए। कट्टा मतलब होता है कि जो लोकल हथियार होता है ना, बंदूक, वो चलाने वाला वो। और उसके बाद मीडिया को सब सेटिंग था, मीडिया को भी बुला लिया साथ के साथ, और कार जब खोला तो कट्टा नीचे गिर गया। जैसे गेट खोला तो फंसा दिया गया इसमें। मैंने उसको बोला कि जितना मैनेज करना है अभी कर दो पुलिस के उस पे, लेकिन उसको लगा कि चलो जज को भी मैनेज कर देंगे। लेकिन एक बार जैसे ही एफआईआर हो गया और कोर्ट में मैटर चला गया, उसको 5-6 महीने तक बेल नहीं मिला था, क्योंकि वहां पे फिर कोई तैयारी नहीं है, बड़े बड़े नेता तक रेडी नहीं है कि छोटे से मजिस्ट्रेट को फोन करके बोल दे साहब जरा देख लीजिएगा। पावर नहीं होता, क्योंकि उनके पास कंटेम्प्ट का पावर है। कंटेम्प्ट लगा दिए तो बिना वजह के आप जाएंगे जेल। ठीक है, ये वाली चीज है। इसीलिए ये एक्सटर्नल प्रेशर की जो बात होती है, यही कहता है कि जुडिशरी हैज बीन केप्ट फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर दिया गया कंटेम्प्ट का पावर। कंटेम्प्ट का पावर यदि लगा कि यदि ये इस तरीके का रिश्वत दे करके ये कोर्ट का अनादर कर रहे हैं, तो बाकी तो लगेगा ही उस पर अलग अलग धारा, और साथ में कंटेम्प्ट लगेगा सो अलग। ठीक है, दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन जुडिशरी इज इंटरप्रेटिंग अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, political party in power and certain protesting people of the civil society who have peacefully articulate their opinion on social issue or for some crime against women etc. ठीक है, तो ये सब जो पावर जो दिया गया है, इसमें कहता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन जो प्रेशर है वो जज साहब पे नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं। आगे हम और भी आर्टिकल से बताएंगे जब हम एडवांस क्लास लेंगे, किस तरीके से कौन कौन सा आर्टिकल इसको स्ट्रेंथेन करता है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कहता है कि थर्ड, जुडिशरी एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या है? ये गार्जियन है। आप समझिए इस बात को। क्या कहता है ये? कहता है कि जुडिशरी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। गार्जियन किसको बनाते हैं? जिस पे ट्रस्ट होते हैं उसी को गार्जियन बनाते हैं ना। तो देखिए किस पे ज्यादा ट्रस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को किस पे ज्यादा ट्रस्ट है? जुडिशरी को। तभी तो इसको गार्जियन बनाया फंडामेंटल राइट का, कि तुम देखना इसको। वॉचडॉग भी ऊपर बताया था, अब गार्जियन बोल रहा है। तो बहुत सारी ये जो टर्म है इससे इंटरप्रेट किया जाता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव कम पावरफुल है, या पार्लियामेंट कम पावरफुल है या ज्यादा पावरफुल है। ये चीजें एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा हुआ नहीं है। यदि लिखा होता तो फिर ये दूसरे आपस में लड़ते रहते। लेकिन जब आप इंटरप्रेट करेंगे प्रोविजंस को, जब आप प्रोविजंस को पढ़ेंगे, उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करेंगे, देन यू विल फाइंड कि पावर ज्यादा हो या ना हो, ट्रस्ट ज्यादा जुडिशरी पे है। समझ में आ गया बात? ये वाली चीज है। और जब ट्रस्ट है तो फिर पावर कैसे ज्यादा एक्वायर करे हैं वो भी हम किसी लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, which are constitutionally guaranteed to every citizen in India. Independence of judiciary was craved out during the formation of Indian Constitution, as India was transitioning from the feudal to a democratic order. जब आजादी के बाद की बात ये कर रहा है, it was done to fully translate a well-knit provisions of extensive right guaranteed under the constitution into the lives of average citizen. सारे average citizens को सेम चीज जो है वो मिले, इंश्योर हो जाए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया। Our constitution grants us unique rights. क्या है यूनिक राइट्स? सच एज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। हम पढ़ेंगे एडवांस क्लास में, सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पेशेंस रखिए, समय की कमी नहीं होगी, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लोड मत लीजिएगा, बाद में फिर पढ़ लेंगे इसको बड़े अच्छे से। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, एंड इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी हैज इम्पावर्ड इंडियन सिटीजन एंड परफॉर्म दिस रोल। अब क्या है, इस रोल को कौन इंश्योर करेगा, कौन इंश्योर करेगा, तो कहता है एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। देखिए कहीं पे पार्लियामेंट, कहीं पे एग्जीक्यूटिव का नाम लिया है क्या, नहीं लिया है, ठीक है। An independent and impartial judiciary has empowered Indian citizens and performed this role. अब इलस्ट्रेशन यहां बता रहा है कि one may look into the role of court in giving an expanded meaning of Article 21 of the Indian Constitution. बोल रहा है कि आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं वो मात्र एक दो लाइन का है, एक ही लाइन का बेसिकली, और इसको इतना बड़ा कर दिया, इतना ब्रॉड कर दिया, इतना विस्तृत कर दिया। कैसे किया, अरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने एक ही लाइन लिख करके छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि इसका इंटरप्रिटेशन हम यदि लिखेंगे तो अलग से 10 वॉल्यूम बन जाएगा किताब का। तो ऐसा करते हैं, हम जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किए हैं उसको ये काम छोड़ देते हैं, वो समय समय पे इसको इंटरप्रेट कर लेगा और उसको एक्सपेंड करता रहेगा। और वही हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ। आर्टिकल 21 में कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी का लाइफ खत्म कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी दूसरे तरीके से आप ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे कहा गया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। अब शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया था कि एक जो वर्ड है मैं उसका मीनिंग आपको बाद में बताऊंगा। अब समय आ गया है, मैं इसको अभी इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में ही मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, कोर्ट इन गिविंग एन एक्सपेंडेड मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 of the Indian Constitution which talks about a general right to life and personal liberty. For example, within this freedom, the Supreme Court has held that a street vendor has a right to operate on streets as selling products on the street is linked to his livelihood and daily living which is protected under Article 21. अब आर्टिकल 21 में ये कहीं नहीं लगा हुआ है कि आप वेंडिंग करेंगे रोड पे, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, कोर्ट ने उसके मीनिंग को इंटरप्रेट किया इन सच ए वे दैट उसका ब्रॉडनेस आ जाए उसमें, और कहा कि यदि ये नहीं कमाएंगे तो इनका जिंदगी खत्म हो जाएगा, ये भूखे मरेंगे, इनके बच्चे भूखे मरेंगे। तो ये आर्टिकल 21 का एक्सपेंड कर दिया, बोला बेचने दो, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये ध्यान रहे कि ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो। सिमिलरली द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो स्टेटेड दैट दोज हु आर एज्ड, जिनका ज्यादा एज हो गया है, डिसेबल्ड हैं and destitute in India, including men and women, having a right to food, food की बात कर रहा है, which is most essential of their survival. State has a corresponding duty to provide them with food. State की जिम्मेदारी है कि आपके राज्य में कोई भी भूखा व्यक्ति ना रहे, किसी भी व्यक्ति की मौत, डेथ भूख के कारण नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की बात हम आगे भी करते रहेंगे। आगे देखते हैं क्या करता है, ये लेक्चर खत्म होगा अभी ये वाला, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे आप लोग, फिर से हम अगले लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। दिस राइट हैज बीन रीड इनटू द जनरल राइट अंडर आर्टिकल 21, देयरफॉर द कोर्ट इज परफॉर्मिंग द रोल व्हिच इट वाज गारंटेड एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो उस समय रोल दिया गया अभी ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। Even though the drafter did not include a specific right such as livelihood